हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोरिजन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर में, जिसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल, क्योंकि यही हमारा मतलब एक फंडामेंटल हमारा एक बेस तैयार करता है कि बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि बायो में आप जहाँ भी चाहिए आखिर में सेल के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। मतलब सेल तो सबसे बेसिक होता है ना, सबसे जब भी हम सेल के बारे में पढ़ाई करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग यही पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो सेल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर देखा जाए तो। इसको हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए था, पर क्योंकि थोड़ा टफ हो जाएगा इसलिए वो पहले एक एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए क्या करता है, लिविंग वर्ड और ये सबको पहले डाल देता है। लेकिन जो सेल है ये एक तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, क्योंकि इस पर हम लोग जो है सेल को अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कि सेल क्या है और सेल के बारे में, मतलब सेल के कंपोनेंट्स क्या है, क्योंकि उसके बाद ही जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन है वो हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और वो हमको समझ आना चालू होता है। तो पहले हमारा सेल चैप्टर ही आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग देखते हैं कि सेल क्या है। देखिए सेल, तो जब भी हम लोग सेल की बात करते हैं तो एक हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज सेल। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बींग्स। ठीक है, तो ये हमारा सेल का डेफिनेशन आता है कि तो अब हम लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं। तो क्या है कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए, जब भी वो स्ट्रक्चरल की बात करता है तो इसका बात मतलब एनसीईआरटी ये कहने की कोशिश करता है कि जो भी हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये इंसान है मान लीजिए, तो इसका जो इतना भी पूरा बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल ही बनाया हुआ है। जैसे कि हम लोग अगर एक घर की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये घर है, तो घर की जो भी इसका जो ढांचा है वो ढांचा कौन बनाया है। ढांचा मतलब मान लीजिए ये मिट्टी का घर है, ठीक है, लेकिन अगर ये ईंटे से बना हुआ है तो इसका बेसिक ढांचा कौन क्या हो गया, ईंटा। एक ईंटे को जोड़ते जाइए तो आखिरी में जिस तरह से जोड़ेंगे उस तरह से एक घर बन जाएगा, है ना। तो ठीक ऐसे ही लाइट चला गया है। तो ठीक ऐसे ही जो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो और हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है एक सेल। ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक सेल है ऐसे। ठीक है, तो ये एक सेल ही उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब ऐसे ऐसे जोड़ते जाइएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे एक उसका मतलब एक शेप दे देगा, एक बॉडी का शेप, एक शेप बन जाएगा, स्ट्रक्चरल बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात बोल रहा है कि यही फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या होता है, तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो लिविंग क्यों है, तो लिविंग इसलिए क्योंकि वो 3-4 चीज़ें काम कर रहा होता है ना। जैसे कि वो क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, उसके पास एक सेंस होता है अपने आउटर इन्वायरमेंट को लेके, वो एक्सक्रीशन कर रहा होता है, वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है, वो ब्रीथिंग कर रहा होता है। ये सब चीज़ मिला के जो है, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ मिला के अल्टीमेटली हम ये बात बोलते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आप देखिएगा, मतलब इसका एक एक कंपोनेंट को, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म कर कौन रहा है, तो सीधी बात है जो मेटाबॉलिक सेल्स हैं, जो जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा वो सब कर रहे होंगे, जैसे कि स्टमक और ये सब, है ना। जैसे कि अगर मैं इसको बात बोलूँ कि सेंस है, तो सेंस क्यों है, क्योंकि आई स्किन ये सब में क्या है, एक एक रिफ्लेक्स है, तो ये सब चीज़ें हमको सेंस देती है। ठीक है, अगर एक्सक्रीशन कर रहा है तो एक्सक्रीशन कौन कर रहा है, तो हमारा भी बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं वहाँ पे, किडनी के सेल्स, एक्सक्रीटरी सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कौन में लंग सेल आ जाते हैं, ब्रीथिंग में, है ना। तो ये सब जो हमारे अलग अलग जो हमारा जो वर्क है, जो हमको लिविंग बनाता है, ये सब अलग अलग सेल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो अलग अलग सेल्स है वही हमारे फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि वही जो सेल्स है वो सेल्स ही मिलके क्या बनाते हैं, सेल्स ही मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। ऑर्गन्स मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा पूरा बॉडी बन जाता है ना। तो ये जो सेल है ये हमारा सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट यही हमारा सेल है। अगर इससे छोटे यूनिट की बात करें तो एनसीईआरटी भी इस बात को लिखता है कि जो सेल से छोटा यूनिट होगा वो हमारा लिविंग नहीं होगा। ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है हमारा, स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, होप करता हूँ आपको मेरे बात समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखिए
सिंपल सा है यहाँ पे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म ले लेता हूँ, तो इसका जो सबसे जो छोटा पार्ट है जो कि इस पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाया हुआ है वो है हमारा क्या, सेल। ठीक है, अब इसका नाम सेल क्यों है, तो देखिए इसके में भी एक कहानी है। तो इसका नाम है, इसका जो कारण है वो आता है यहाँ से, रॉबर्ट हुक से। ठीक है, कहाँ से आता है, रॉबर्ट हुक से। अब देखिए रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि करीब करीब 70 सेंचुरी में, कब 70 सेंचुरी में क्या किया इन्होंने क्या किया, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, क्योंकि उस समय तो ऐसा कोई बिकता था नहीं माइक्रोस्कोप, तो खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें क्या किया, जो कॉर्क होता है, क्या कॉर्क मतलब जैसे कि अगर हमारा ये पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ का ये वाला जो आउटर जो लेयर यहाँ पे होता है, जो बार्क जो निकलता है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उस कॉर्क का एक थिन लेयर लिया और उसको लगाया माइक्रोस्कोप में, और उसको जब देखा तो क्या किया, तो क्या दिखा वहाँ पे कि वहाँ पे एक ऐसा सेल, मतलब एक ऐसा सेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिया। सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब एक जैसे कि हम जेल होता है ना, तो जेल का भी एक सेल होता है, हमारा रूम एक सेल है ऐसे। ठीक है, तो वो सेल मतलब एक ऐसा खंड ऐसे स्ट्रक्चर उसको दिखा। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखा उसको, तो वो उसको नाम दे के तो सेल टाइप का दिख रहा है। फिर इसको ये कैसे दिखने लगा था, एक हनी कॉम जैसा, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ये ऐसा दिखने लगा हनी कॉम जैसा। तो इसको उन्होंने नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने, सेल। इसका उन्होंने एक पब्लिकेशन भी पब्लिश किया था, सेलुला कुछ नाम से, ठीक है, कुछ किया था, उसमें उन्होंने सेलुला बोला था ऐसे। ठीक है, तो ये क्यों किया, क्योंकि ये एक सेल टाइप का स्ट्रक्चर है ना, मतलब एक सेल ऐसे, तो वहाँ से इसका नाम पड़ गया सेल। ठीक है, पहली बार किसने देखा था, रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुक के साथ एक चीज़ और याद रखना कि इन्होंने पहली बार देखा था, सही था, लेकिन इन्होंने डेड सेल को देखा था। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल को नहीं देखा था। ये जो आउटर वाला लेयर होता है ये डेड हो जाता है। ठीक है, तो लिविंग सेल को पहली बार किसने देखा, लिविंग सेल को पहली बार देखा था एंटोन वॉन लिविनहुक। ठीक है, इन्होंने पहली बार देखा था लिविंग सेल को। अब लिविंग सेल में भी क्या देखा था, इन्होंने बहुत चीज़ को देखा था, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब को देखा था। ठीक है, एंटोन वॉन लिविनहुक, लिविंग सेल फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक नाम और आता है यहाँ पे, वो है हमारा रॉबर्ट ब्राउन का। ये तो रॉबर्ट हुक हो गए, अब यहाँ पे आता है हमारा एक रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम देखा था, न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये बस ये तीनों ही नाम याद रखना है यहाँ पे, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लिविनहुक और रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सेल के बारे में एक थोड़ा सा बात समझ में आया होगा कि सेल क्या है। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की, तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं यहाँ पे सेल के बारे में तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल ही गया है। अब हम आगे और डिटेल में इसको देखते जाएंगे। शुरुआत तो हम ऐसे करते हैं, मतलब, लेकिन आगे और डिटेल में मैं हर एक स्टेप से लेयर बाय लेयर डिटेल में जाते जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखता है इस चीज़ को देखते हैं। तो यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। देखिए, एक छोटा मतलब बोल रहा है कि जो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि देखिए हमारे पास जब भी हम सेल की बात करते हैं तो हमारे पास, मतलब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा यूनिसेलुलर, एक होता है हमारा मल्टी सेलुलर। देखिए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी ये एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, यही है ये ऑर्गेनिज्म, ये एक सेल है, इसका एक मान लीजिए न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, तो यही है और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर में तो मान लीजिए इंसान अपने आप को ही देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास ऐसा नहीं है, इसके पास मल्टीपल सेल्स आते हैं। ठीक है, इसके पास मल्टीपल सेल्स आते हैं, हो सकता है इसके पास 2 सेल हो। ठीक है, तो ऐसे इंसानी जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, लेकिन उनके पास मल्टीपल सेल्स होता है, इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो सेल है वो हमारा स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए सेल के कुछ पार्ट होता है जो कि थोड़ा बहुत पता ही होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी बॉडी। मान लीजिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे निकाल लिया पहले से। ठीक है, ऐसे अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या लिविंग है क्या, नहीं, ये कभी लिविंग नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल से बाहर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको सेल के अंदर डाल दूं तो जब ये सब चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस और जो भी जेनेटिक मटेरियल, ये सब जब मिलकर काम करते हैं तब हमारा जो सेल है वो लिविंग बन जाता है।
है ना। ये अकेला लिविंग नहीं है, ये अकेला कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये कोई अपना फंक्शन नहीं कर सकता, ये जी नहीं सकता, ठीक है। जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर है, मतलब जो लिविंग थिंग है, वो हमारा सेल है, ठीक है। तो सेल ही हमारा लिविंग थिंग है, क्योंकि वो हमारा क्यों, वो जिस क्यों है, तो वो इसलिए है, एनसीईआरटी यहाँ पे लिख रहा है क्या, कि पहली बात वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस कर सकता है। एक मिनट, क्यों है वो इंडिपेंडेंट लिविंग है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्ट करता है एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ क्या है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना, सेंस करना, ये सभी और भी बहुत सारे आते हैं, ये सब मिलके हमारा एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ हो जाता है। एक सेल ये सारे चीज कर सकता है, एक सेल का कोई भी पार्ट नहीं कर सकता, सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दूसरा इंडिपेंडेंट एक्सिस्ट कर सकता है, तो हो गया सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि व्हाट इज सेल, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हेंस क्या लिखा है यहाँ पे, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन तीनों पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। फिर वही एंटोन वो लिविंग हो जाता है, जो कि फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। लाइव सेल में याद रखना, डेड सेल नहीं। डेड सेल का अगर बात करेगा तो रॉबर्ट हुक आता है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन क्या को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को। और ये सब चीज़ क्यों हुआ, क्योंकि माइक्रोस्कोप जैसे जैसे डेवलप होते गया वैसा वैसा हुआ था, ठीक है। तो इस बात को मेरे को लगता है कि अच्छे से समझ आ गया होगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि सेल क्या है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस और परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक दो साइंटिस्ट आते हैं कि अब दो लोग अब लोग अच्छे से इसको डिस्कवर कर रहे हैं ना, क्योंकि सेल थोड़ा सा अच्छा डिस्कवर हो चुका है। तो यहाँ पे दो लोग आते हैं, एक पहला तो आता है 1838 में एक जर्मनी से आते हैं साइंटिस्ट, जिसका नाम रहता है क्या, मैथियस शील्डिन, ठीक है। एक शील्डिन आते हैं और एक आते हैं 1839 में श्वान, पता नहीं लाइट बहुत आ रहा है, ठीक है। श्वान और शील्डिन। अब जो शील्डिन थे, दो लोग आते हैं, ठीक है, दो लोग, शील्डिन और स्वान। अब जो शील्डिन थे ये थे हमारे जर्मनी से, कहाँ से थे, ये जर्मनी से थे, और ये थे बोटनिस्ट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये थे हमारे जर्मन बोटनिस्ट। याद रखना है सब, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, इससे लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये थे हमारे जर्मन बोटनिस्ट। और जो स्वान थे ये थे हमारे ब्रिटेन से, तो इसीलिए इनका नाम हो गया ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये जो थे हमारे जर्मन बोटनिस्ट थे शील्डिन, और श्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये भी कुछ पॉइंट दिए थे, तो क्या पॉइंट दिए थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से, मतलब इसके पहले वाले पीडीएफ में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जितने भी प्लांट है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे कि क्या दिए थे कि वो, क्योंकि बोटनिस्ट तो सीधी बात है बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किए थे, और बोले थे कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पे लिखना जरूरी है कि क्या बोले थे इन्होंने, दी एग्जामाइन, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बोटनिस्ट है तो याद रख, तो बोटनिस्ट है तो प्लांट को ही करेंगे, तो एग्जामाइन डिफरेंट प्लांट्स एंड टेल्स दैट different part of plant consist of different cells which makes tissues, ठीक है। मतलब कि जो प्लांट है, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। ये बात बताया था मैथ्यूस शील्डन ने। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम जब कोई बात बताया हुआ तब ये बहुत बड़ा बात था, ठीक है। अभी तो सबको पता है, लेकिन पहली बार जब कोई बताएगा तो ये बहुत बड़ा बात है। दूसरी तरफ थे श्वान, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने बताया था, इन्होंने बहुत सारे प्लांट को भी देखा था, एनिमल सेल्स को भी देखा था, तो बताया था कि एनिमल सेल्स में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ठीक है। और जो प्लांट्स में है उसमें सेल वॉल है, और ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये बात बताया था श्वान ने। अभी दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, डिस्कवरी कर, मतलब थोड़ा थोड़ा थ्योरी टाइप का दे रहा था, ठीक है। तो इन्होंने पहले सिल्डिन ने बहुत सारे प्लांट्स को देखा और अपना ये वाला थ्योरी दिया, ठीक है। जो श्वान थे वो उन्होंने अपना अपना बात बताया, और दोनों के दोनों जब मिल गए, मतलब दोनों के दोनों आपस में मिल गए, तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी या फिर एक थ्योरी दी जिसको सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन दोनों ने दोनों के दोनों जब मिल गए तो क्या हुआ, यहाँ से दोनों के दोनों ने मिल के, सिल्डिन एंड श्वान ने मिल के एक हाइपोथेसिस दी, ठीक है, एक हाइपोथेसिस दी जिसको हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या? सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या था, इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये था हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमारे एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है, बाकी अगर आप कोई रेफरेंस देखेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ लिखी होती है, ठीक है। तो शिल्डिन एंड श्वान ने क्या सेल थ्योरी दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो आखिर में सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट से ही मिलके बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो थ्योरी इन्होंने दिया था, ये थ्योरी था इनकम्प्लीट, ठीक है। जो सेल थ्योरी जो शिल्डिन एंड श्वान ने दिया था, शिल्डिन एंड श्वान ने जो अपना सेल थ्योरी दिया था वो था इनकम्प्लीट। अब वो इनकम्प्लीट क्यों था? वो इनकम्प्लीट इसलिए था क्योंकि ये बात बताने में ये लोग असक्षम थे कि जो सेल है वो आखिर बन कैसे रहा है, मतलब व्हाट इज दी, और ये फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे आर इनकेपेबल ऑफ टेलिंग दैट from where the new cells arises। मतलब ये बात बताने में वो असक्षम थे कि जो नए सेल्स जो बनते हैं बॉडी में, जैसे कि कोई भी पेड़ है, मान लीजिए एक प्लांट है, अगर प्लांट जब ग्रो हो रहा है तो इसका जो नए नए सेल्स हैं वो नए सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, है ना। तो सेल थ्योरी में ये बात भी होना चाहिए क्योंकि बेसिक बात बता रहा है। तो ये बात बताने में वो असक्षम थे, उनको नहीं पता था कि ये सेल्स कहाँ पे है। वो सिर्फ एक ही चीज़ बता सकते थे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, पर नए सेल्स कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वेयर द न्यू सेल्स अराइजेस, ये बात बताने में वो असक्षम थे, इनकम्प्लीट था। इसीलिए उनका जो सेल थ्योरी था वो इनकम्प्लीट था, ठीक है। अब इस बात को पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं एक नए साइंटिस्ट जो कि 1855 में आए, लगभग 15 साल बाद लगभग, ठीक है, जिनका नाम था क्या, रुडोल्फ विरकॉव, ठीक है। रुडोल्फ विरकॉव आते हैं 1855 में, और ये अपना कॉन्सेप्ट देते हैं एक बहुत अच्छा है, क्या, ओमनिस सेलुला ए सेलुला का, ठीक है। क्या देते हैं? ओमनिस सेलुला ए सेलुला का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसका मतलब होता है क्या कि न्यू सेल्स अराइसेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, ठीक है। क्या इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइसेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। तो जो सेल थ्योरी जो कि शिल्डिन एंड श्वान ने आधा कंप्लीट किया था, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कौन करता है? रुडोल्फ विरकॉव, जो कि क्या थ्योरी देते हैं? थ्योरी देते हैं कि न्यू सेल्स आर अराइसेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो इस थ्योरी को वो पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, और फिर यहाँ से जो हमारा सेल थ्योरी है वो मॉडिफाइड हो जाता है। क्या? यहाँ से हमारा जो सेल थ्योरी है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ
सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। और दूसरा बात क्या है कि जो कि रेडोल्फ फुर्को ने बताया था, न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। ठीक है, क्या न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। तो ये जब दोनों पॉइंट मिला तब जाके हमारा मॉडिफाइड या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी हमारा बना यहाँ पे। ठीक है, और ये सब क्यों हुआ? ये हुआ हमारा रुडोल्फ विर्चॉव के नाम से। ठीक है, रुडोल्फ विर्चॉव के नाम से 1855 में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब मेरे को लगता है, होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा सेल थ्योरी क्या है। बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी बात है। बस यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना, शिल्डन एंड शॉन कौन कहाँ से था, जर्मन बोटानिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन था। ठीक है, क्या है पूरी दिया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल थ्योरी, पर इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट था क्यों था? क्योंकि वो बता नहीं पा रहे थे कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं। तो नए सेल्स को बताने के लिए कौन आया? रुडोल्फ विर्चॉव 1855 में, और उन्होंने दिया ओमनी सेलुला ए सेलुला का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहाँ से हमारा सेल थ्योरी मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते तो एनसीईआरटी में हमारा बताता है कि एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। ठीक है, अब सेल के बारे में एक ओवरव्यू देता है कि सेल क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक फोटो लेके आया हूँ। पहले यहाँ से हम लोग खुद देखते हैं कि सेल क्या है। ठीक है, तो सेल का एक ओवरव्यू, तो एक एनिमल सेल का यहाँ पे बात करते हैं। सेल का एक ओवरव्यू मतलब वो बताना चाह रहा है कि सेल क्या है। ठीक है, तो जब भी हम एक सेल के बारे में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखिए पहले तो यहाँ पे हमको एक न्यूक्लियस दे रहा है, लेकिन न्यूक्लियस को बाद में देखिएगा। पहले ये जो हमारा ये जो जहाँ पे मैं ग्रीन करते जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पूरा मतलब जो ऑरेंज वाला जो पार्ट है कि थोड़ा थोड़ा ऑरेंज है, इस पार्ट को पूरे पार्ट को देखिए न्यूक्लियस को हटा के। तो इस पार्ट को जो पूरा पार्ट है जो कि इसका मेन वॉल्यूम बना रहा है, इस सेल का जो मेन वॉल्यूम जो बना रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या है? अब साइटोप्लाज्म क्या होता है देखेंगे अभी। ठीक है, अभी सब चीज़ को देखेंगे बारी बारी से। देखिए यहाँ पे जो मेन जगह दिख रहा है क्या है? साइटोप्लाज्म। जो आखिरी वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर ये अभी एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में वॉल नहीं होता है। ठीक है, अगर ये प्लांट सेल होता ना तो यहाँ पे एक और लेयर होता है ऐसे, तो जिसको मैं क्या बोलता? सेल वॉल। क्या होता है वो? फिर वो हो जाता है सेल वॉल। देखिए अब यहाँ पे फिर ये जो बीच का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि मेरे को लगता है कि सबसे अभी साइटोप्लाज्म के बाद यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। ये ठीक है, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद फिर देखिए यहाँ पे एक वाइट है जो कि है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये है हमारा गोल्गी बॉडी। ये सब पॉइंट 9th में हम लोग पढ़े होते हैं थोड़ा थोड़ा, तभी हम लोग अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सेंट्रियोल आ जाता है, फिर यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, फिर वैक्यूल आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे एक एनिमल सेल में देखते हैं, लेकिन हमको इसको थोड़ा और डिटेल में देखना है कि नहीं? तो और थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको कि जैसे ये क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले बात कि साइटोप्लाज्म क्या है। सबसे पहला आता है सेल के बारे में तो हम देख लिया, लेकिन अब सेल के कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आता है साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इट्स अ एक मिनट, it is a semi-fluid matrix, ठीक है, which forms base of this cell, which forms the base of a cell। जो सेल का एक बेस बनाता है उसको मैं बोलता हूँ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो है occupies major volume of सेल। ये सेल का एक मेजर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पे, मेन एरिना। इट इज द मेन एरिना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। ठीक है, देखिए साइटोप्लाज्म क्या है? अभी हमने यहाँ पे देखा ये वाला जो पार्ट है जो बड़ा सा, यही साइटोप्लाज्म है। देखिए ये क्या है? साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड मतलब सेल का जो बेसिक है ना वो एक सेमी फ्लूइड है। वो एक गीला लिक्विड वाला पार्ट है, वो पूरा का पूरा सॉलिड नहीं है, सेमी फ्लूइड है। समझ ना? मतलब कि एक थोड़ा डेंस टाइप का होगा।
समझते हैं, थोड़ा कोलोइडल डेंस टाइप का एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है जो कि सेल का एक बेस को बनाता है। मतलब सेल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो उसका साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि, अच्छा मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स मतलब होता है एक मतलब एक सेमी फ्लूइड चीज समझ लीजिए, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स बना रहा है। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि उसका बेस बना रहा है। अब ये जो है ऑक्यूपाई करता है सबसे मेजर वॉल्यूम सेल का, ठीक है। एक सेल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम को कौन ऑक्यूपाई करता है? उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म ही सबसे बड़ा है और क्योंकि ये मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का। अब सेलुलर एक्टिविटी क्या है? मान लीजिए बहुत सारे रिएक्शन होने हैं, ठीक है, बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस होना है कि नहीं, या फिर डाइजेशन होना है, एक्सक्रीशन होना है, ये सारे जो काम है हमारे सेल में ये इसके साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, है ना। तो ये मेन एरिना है हमारा सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो हमारा साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेजर वॉल्यूम को ये कैरी करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये वाला बात हो गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बाद और कुछ बात आता है क्या? हाँ, तो एक दो बात और आता है, जैसे जैसे क्या? जैसे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस है हमारा डेंस स्ट्रक्चर, एक डेंस स्ट्रक्चर है विथिन दी साइटोप्लाज्म। हमारा डेंस स्ट्रक्चर है विथिन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, विच कंटेन और स्टोर जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा क्या करता है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ये जो पार्ट हो गया ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये यही हमारा जेनेटिक मटेरियल जैसे क्रोमोसोम या फिर आरएनए, ये सब हमारा इसी के अंदर मिलता है। किसके अंदर? क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेनस होता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। तो इस के बारे में एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ये तो हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, देखिए, You have already observed cell in onion peel and human chick cells, ठीक है। दो सेल को लेता है एनसीईआरटी यहाँ पे। अनियन मतलब प्लांट का हो गया, और ह्यूमन चिक सेल्स, ठीक है। अनियन पील मतलब वो जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट भी किया है ना हम लोग एक बार, जो अनियन के जो सबसे बाहर जो एकदम झिल्ली टाइप का होता है उसका बात कर रहा है वो, ठीक है। जब हमारा अनियन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ना उसका बात कर रहा है। तो अनियन पील हो गया, और ह्यूमन चिक सेल्स मतलब कि यहाँ मतलब उसके जो मुंह का जो गम है वहाँ से निकाल अंदर से बाहर निकाल लिया, ठीक है। और इसको भी माइक्रोस्कोप में देखा तो वही सब दिखा, मतलब उतना खास नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, वही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सेल्स है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयरएस लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक, है ना। इस बात को यहाँ पे लिख दिया है, तो इस बात को ध्यान रखना है। वैसे हम लोग अभी डिटेल में जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे तो ये बात वहाँ पे कवर हो जाएगा, इसलिए मैं ये यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इन बात प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो देखिए ये भी वही बात लिखा है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो ये सब तो बात हो गया, एक ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे और भी अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे कि ये न्यूक्लियोलस क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस क्या है, लेकिन ये सब के बारे में मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग आगे देखेंगे अच्छे डिटेल में, है ना। कुछ बातें अब यहाँ पे आती है, जैसे कि ऑर्गेनेलिस क्या है। ऑर्गेनेलिस देखिए एक सेल है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि एक सेल है, तो देखिए जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मतलब देखिए सेल के अंदर उसका एक अलग से स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मतलब जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, लेकिन अब सेल के अंदर क्या है? तो सेल के अंदर भी अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, गोल्गी बॉडी है, कहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होना है, कहीं पे प्रोटीन का पैकेजिंग होना है, कहीं पे आरएनए स्टोर कर रहा है, कहीं पे एनर्जी बढ़ रहा है ना। तो एक सेल के अंदर एक अलग अलग कंपार्टमेंट्स डिवाइडेड है अलग अलग चीज़ों के लिए, है ना। जैसे ये कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया वाला एनर्जी के लिए है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग के लिए है ना। तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं एक सेल के अंदर। तो इस कंपार्टमेंट बनाया कौन है? इस कंपार्टमेंट को बनाया है ऑर्गेनेलिस ने। कौन बनाया है? ऑर्गेनेलिस ने, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनेलिस यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में कम होते हैं, है ना। और जो यूकैरियोटिक में होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही बात बता रहा है कि बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में उतने ज़्यादा ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं। ऑर्गेनेली मेन किसका पार्ट है? मेन है ये यूकैरियोटिक सेल्स का पार्ट, जो कि क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर विथ इन अ सेल। ठीक है, और मैं अगर इसको बात को अच्छे से लिख भी दे तो क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पे ऑर्गेनेलिस। क्या है ऑर्गेनेलिस? तो ऑर्गेनेलिस है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर विथ इन अ सेल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर विथ इन अ सेल विच वी कॉल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, ये और ये किस में होता है, इस बात को भी लिखना जरूरी है। फाउंड इन यूकारियोटिक सेल्स ओनली। ठीक है, यूकारियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनेलिस को भी ध्यान रखना है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब क्या क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही सब है। ठीक है, कुछ बातें और बोलता है अभी राइबोसोम के बारे में, देखिए। ठीक है, राइबोसोम क्या है, अभी हम लोग को आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करना है। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख देता है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग रेफरेंस का सहारा लेते हैं। लेकिन इस बात को यहाँ पे वो बोल रहा है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, राइबोसोम को देखिए, राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, राइबोसोम, देखिए उसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ वही देख रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी राइबोसोम के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, ये बात को लिख लेते हैं अच्छे से। क्या लिखा है एनसीईआरटी राइबोसोम के बारे में कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक मिनट, फाउंड इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों में मिलता है। ठीक है, ये इस पहली बात तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में ये मिलता है 80S और प्रोकैरियोटिक में मिलता है 70S। ठीक है, S क्या है, सीडबर्ग यूनिट। ठीक है, S है हमारा सीडबर्ग यूनिट, ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा राइबोसोम हो गया। ठीक है, अब ये हमारे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलता है, तो इस बारे में एनसीईआरटी बोल रहा है, वैसे हम लोग इसको आराम से और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी बात है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहली बात ये हमारा राइबोसोम जो है ये हमारा मिलता है, पहली बात तो हमारा साइटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मिलता है। साइटोप्लाज्म के बाद और कहाँ मिलता है, तो ये और हमारा मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ये सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का कोई काम नहीं है। ठीक है, अरे आर लिखना भूल गया हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पर ये सिर्फ मिलता है प्लांट में। और कहाँ मिलता है ये, और ये मिलता है हमारा एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, वो रफ ही क्यों है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ और रफ। अब वो रफ इसीलिए है क्योंकि उसमें राइबोसोम चिपका हुआ है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कहाँ मिलता है ये, और ये मिलता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा साइटोप्लाज्म में जो मिलता है वो 80S है। ठीक है, बाकी सब में जो मिलता है ये 70S है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, डिटेल में आगे है सब चीज़। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और यहाँ पे मतलब इतने सब जगह में जो हमारा राइबोसोम है ये मिलता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी इस बात को काफ़ी बता दिया है, लेकिन आगे भी डिटेल में देखना है। ठीक है, तो चलिए इस बात को देखते हैं यहाँ पे।
ये तो राइबोसोम के बारे में हो गया। अब देखते हैं और क्या है एनसीईआरटी बोला है। एनसीईआरटी बोला है कि हाँ एक चीज़ और बोला है एनसीईआरटी यहाँ पे, वो क्या है, वो है कि सेंट्रोसोम के बारे में बोला है। सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम ये क्या है, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नॉन मतलब इनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल्स, ठीक है, फाउंड इन एनिमल सेल्स। इस बात को भी ध्यान रखेगा सेंट्रोसोम को, ठीक है। और क्या करता है ये, हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। अच्छा इस बात को भी ध्यान रखेगा, ये सेंट्रियोल ही है, ये क्या है, सेंट्रियोल। जब दो सेंट्रियोल जो है ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो ये जो है हमारा सेंट्रोसोम बन जाता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल देखें कि एक क्या है, तो एक जो है हमारा सेंट्रियोल है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोसोम है ये हमारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं और ये हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये हमारा जो स्पिंडल आता है ना, सॉरी, जो माइटोटिक फाइबर्स आते हैं वो इसी से अटैच होते हैं ऐसे, ठीक है। और यही हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ऐसे। जो दूसरी तरफ आ गया फिर हमारा सेल यहाँ से डिवीजन होना चालू हो गया। तो ये जो हमारा है ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रियोल ही हेल्प करते हैं इस चीज़ में। नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं और एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इस बात को एनसीईआरटी लिखता है तो ध्यान रखिएगा। अब और क्या है इसके बाद कुछ ये दे दिया है, कुछ पॉइंट्स दे दिया है, ठीक है। क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें देख ली है सेल के बारे में, अब सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स दे दिया है, तो आइए उस सबको देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे, मतलब फैक्चुअल पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ अलग अलग सेल्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो कैसे सेल्स के बारे में बताया गया है, तो पहली बात बताया गया है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। तो वो कौन है हमारा, वो है हमारा एनसीईआरटी बोलती है माइकोप्लाज्मा, इसको बोलते हैं PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिख देता हूँ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कोई डिसीज भी कॉज करता है, किसी में कैट वेट में फिर किसी में करता है, ठीक है। तो इसका नाम ये है। तो अगर माइकोप्लाज्मा की जगह अगर ये दिख गया प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में जो एनसीईआरटी है वो हमारा अपना डेटा देता है। क्या डेटा देता है, दो डेटा देता है, देखिए ध्यान से। पहला है 3.2 या फिर ऐसा लिख देता हूँ, या फिर 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶, ठीक है। तो 0.3 इंटू 10 या फिर 0.1 माइक्रोमीटर, दो जगह दिया है, दो जगह अलग अलग डेटा दिया हुआ है एक ही चैप्टर में। एक जगह 0.3 लिखा हुआ है, एक जगह 0.1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। तो जो भी है टिक कर देना, ठीक है। तो ये किसका साइज हो गया, सेल का साइज, ये सेल का साइज का बात कर रहा है, तो माइकोप्लाज्मा का बात कर रहा है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का साइज ये हो गया। उसके बाद बात कर रहे हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो बात कर रहा है वो है 3 से 5, 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये तो हमारा इसका बात कर लिए। उसके बाद वो बात करता है ह्यूमन आरबीसी का, और ह्यूमन आरबीसी के बारे में डायमीटर देता है। डायमीटर दिए है कितना, 7 माइक्रोमीटर, है ना, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर दिया है। तो सीधी बात है, इसका रेडियस भी ध्यान रखिएगा। डायमीटर कितना है, 7 माइक्रोमीटर, तो रेडियस क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर देते हैं। उसके बाद कुछ और बात करते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब वो बात करते हैं एनसीईआरटी लार्जेस्ट के बारे में। तो लार्जेस्ट है क्या, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। लॉन्गेस्ट के बारे में भी बात की है। तो लॉन्गेस्ट है हमारा नर्व सेल्स, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट क्या है, माइकोप्लाज्मा 0.3 से या फिर 0.1 माइक्रोमीटर, कोई भी एक याद रखेगा। बैक्टीरिया क्या है, 3.6 से 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर दिया है 7 माइक्रोमीटर, रेडियस दिया 3.5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सब बातों को यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं से भी सवाल आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड,
ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकॉन्केव। देखिए यहाँ पे जो है अगर ऊपर से देखोगे आरबीसी को तो वो राउंड दिखता है, ठीक है, और जब साइड से देखोगे ये बाइकॉन्केव कब दिखता है, जब वो साइड से देखो, तो जब भी साइड से देखोगे तो वो बाइकॉन्केव दिखता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आरबीसी के बारे में। पहला, ऊपर से देखो तो राउंड दिखता है, साइड से देखो तो बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है। रेडियस क्या है इसका रेडियस है 7 माइक्रोमीटर, ये रेडियस ये सॉरी रेडियस है, डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर इसका 7 माइक्रोमीटर है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल अमेबॉइड सेल्स है, तो किनको ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस करना होता है तो किसी भी शेप में आ जाता है, इरेगुलर शेप्स, ठीक है। उसके बाद कॉलमनार इपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो, एक मिनट ये क्या हो गया इसको, हाँ, तो कॉलमनार इपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो ये ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमारा नर्व सेल्स आ गया, ये हमारा ब्रेन में मिलते हैं, है ना, नर्व सेल्स ब्रेन में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, ठीक है, अलग अलग इनके डेंड्राइटिस निकले हुए हैं, ये सब को वही देखते हैं अच्छे से। फिर ट्रैकिड है इलोंगेटेड, ये हमारा जाइलम में मिलता है जहाँ तक, ठीक है। इसका देखिए लॉन्ग कैसा लॉन्गर सेल्स है, ठीक है, इलोंगेटेड है। फिर हमारा मीजोफिल सेल्स आ जाते हैं, ये हमारा राउंड एंड ओवल आ जाते हैं, देखिए, ठीक है। तो इस फोटो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, फोटो से हो सकता है एग्जाम में आ जाए, वो आएगा तो मैच द फॉलोइंग ऐसा टाइप का आ सकता है, या फिर स्ट्रक्चर के बारे सेल के बारे में पूछ लेगा ना, कि मतलब चारों में से कोई भी क्वेश्चन दे देगा कि वाइट ब्लड सेल के बारे में क्वेश्चन दे देगा, और वो क्या दे देगा आंसर में, ऑप्शन में इफ इमेज दे देगा। अब जो भी है सही उसको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बोल देगा कि विच ऑफ द सेल्स आर फाउंड इन द ब्रेन, उसके बाद चारों में से ये वाला स्ट्रक्चर दे देगा और ये तीनों स्ट्रक्चर दे देगा, तो आपको टिक करना होगा, है ना। तो इस फोटो को अच्छे से ध्यान रखिएगा, बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों तो ईजी है, ये तीनों देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एक ट्रैकिड को देख लीजिएगा जो कि इलोंगेटेड है, फिर मेसोफिल सेल्स को राउंड एंड ओवल, और कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो, इसको बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। तो अभी तक यहीं तक देखते हैं, ठीक है, अभी तक यहीं तक देखते हैं। उसके बाद इसके अगले वाले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब आज की बातें समझ में आई होगी, और नोट लेते रहिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और अगर सर्च भी कर सकते हैं तो बायो रिवीजन नाम से इसको सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन या फिर PDF सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।